आज फिर मैं आपके साथ फिल्मी चाय के सेट पर आप लोगों का वेलकम करता हूं। तो मिल तो बाहर, मैंने कहा मैं आपसे मिलूंगा ही नहीं पाया। आज आपके सामने देखिए हमारे देश में हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? तो आज मेरे एक बहुत और स्पेशल गेस्ट है, मेरे मित्र हैं मिस्टर संजीव जायसवाल जी। संजीव जी धन्यवाद आपका हमारे शो फिल्मी चाय में आने के लिए, और मैं वेलकम कर रहा हूँ अपने शो के इस प्लेटफॉर्म पे आपका। थैंक यू सर। आप आएँ और अपने बारे में आप कुछ बताएं। उससे पहले तो कई कैरेक्टर्स इंडस्ट्री में जो फिल्मों के अंदर हमने आपके देखे हैं, जी जी, बहुत एक बेहतरीन कैरेक्टर रहा है, और बेहतरीन तो नहीं बोल सकता हूँ, कैरेक्टर के हिसाब से वो गलत था वो, लेकिन यादगार है पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए कि आप एक ऐसे कैरेक्टर को प्ले कर चुके हैं जो कोई देखना नहीं चाहता है। जी, आप उस बारे में कुछ बताइए प्लीज़। मैं नहीं बताऊंगा, अब लोग आपको ऐसे पहचान लेंगे। 26 गार एक फिल्म आई थी, उसमें मैंने कसाब का कैरेक्टर प्ले किया था। तो मेरे ख्याल से एज एन एक्टर मेरे लाइफ की वो सबसे बड़ी फिल्म है, और उस फिल्म को क्रॉस करने के लिए अभी पता नहीं वो करियर में मैं कब उस कैरेक्टर को या उस फिल्म को क्रॉस कर पाऊँगा, उससे ऊपर जा पाऊँगा, क्योंकि एक एक्टर के लाइफ में वो 100, 200, 250 कितनी भी फिल्में कर डाले जी, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी बन जाती हैं कि वो जो उसके करियर में 2-4 बेस्ट फिल्मों में से एक होती हैं। तो मेरे ख्याल से मेरे करियर की ये बेस्ट फिल्म है। और एक और प्रोजेक्ट ऐसा ही है, एक फिल्म है सारंडा, अगर वो उस तरीके से बन पाई फ्यूचर में तो शायद मैं इसके लेवल को क्रॉस कर पाऊंगा और एक या बराबर पे आ पाऊंगा, और जिसमें इसमें चूँकि नेगेटिव रोल था वो बिल्कुल एक पॉजिटिव कैरेक्टर है। तो सारंडा के बारे में आपसे बात करेंगे। जी जी, पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगा कसाब के बारे में जी, कि मतलब क्या सोच के आपने वो रोल एक्सेप्ट किया था? नहीं, मैंने कुछ सोचा नहीं था उसके लिए। कसाब वाले के लिए ऐसा था कि बेगर्स आर नॉट चूज़र्स। जब आप रास्ते पे स्ट्रगल कर रहे हैं और आपके पास कुछ उस तरीके का काम नहीं है, जब आपको एक बड़ा डायरेक्टर, बड़ा प्रोडक्शन हाउस आपको अगर अपॉर्चुनिटी देता है, तो आपके लिए वो एक अवसर की तरह है कि जिसे आप ये नहीं सोचते कि ये अच्छा है, बुरा है, छोटा है, बड़ा है, बस आप उसे ग्रैब करते हो और आप उस पर आप काम करके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इस टाइम पे जब ये फिल्म के लिए मैंने ऑडिशन दिया था 2011 के एंड में या 12 की शुरुआत में, राइट। तो मुझे ऑलरेडी 4 साल हो चुके थे मुंबई आए हुए, और मैं बहुत सारे ऑडिशंस दे चुका था। उस टाइम पे एक सीरियल कर रहा था ससुराल गेंदा फूल, उसमें मैंने एक छोटा सा मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा था, असिस्टेंट डायरेक्टर का, कॉमेडी कैरेक्टर था। ओके। तो उस सीरियल में 1-2 दिन के काम के लिए मैं गया था, लेकिन वो काम थोड़ा सा मेरा बढ़ गया था, मतलब 1-आध महीने तक चला गया था, और उसी बीच में मेरी डेस्टिनी जो है वो चेंज हो रही थी, और कहीं से मुझे पता चला कि यहाँ पे 26 गारे के लिए ऑडिशन चल रहा है। तो मैं ऐसे रैंडमली, एक मेरे फ्रेंड है, वो आप कह सकते हो ज़बरदस्ती लेके गए मेरे को वहाँ पे, मिल्लत नगर वाले जो रामू सर का ऑफिस है, मैं वहाँ पे गया। और वहाँ पे फिर जो एक राइटर है हर्षल बांदीप देकर, बेसिकली वो राइटर ही हैं जी, लेकिन उस फिल्म के लिए वो कास्टिंग कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे बाद में बोला कि आप आकर के मिलो, हम लोग देखते हैं, कंसिडर कर सकते हैं आपको। तो फिर उनके ऑफिस में मतलब एक सप्ताह के बाद मैं गया, फिर वो ऑडिशन वगैरह उन्होंने लिया, धीरे धीरे वो प्रोसेस इस तरीके से आगे बढ़ा। तो धीरे 1-आध महीने के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ इसके अंदर, इस कैरेक्टर में। तो फाइनली आपने कसाब का रोल प्ले किया? जी। लोग तो आपको कसाब के नाम से जानते हैं, रियल नाम तो मुझे भी बहुत बाद में पता चला, जब हम आपसे मिलने का मुझे मौका मिला, हम लोग फेस टू फेस सामने आए, तो मुझे पता चला कि आप जमशेदपुर झारखंड से हैं और आपने कसाब का रोल प्ले किया। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो मेरे लिए ये भी हो गई थी उस टाइम पे कि कसाब एक ऐसे कैरेक्टर का नाम है ना, जी, जो मतलब एक मान होता है कि दुनिया में तो कहीं होनी नहीं चाहिए। जी, जिस तरह के वो रोल प्ले कर रहे थे, आम जिंदगी में लोगों के साथ जो खेल रहे थे, वो होना नहीं चाहिए था। नहीं, बिल्कुल। और आपने तो अपने फिल्मी करियर के हिसाब से आपने रोल एक्सेप्ट किया। जी, बिल्कुल। बट जब आपने एक्सेप्ट किया तो आपको ये नहीं लगा कि एक आतंकवादी का रोल आप प्ले कर रहे हैं? मैं सही बोलूँ, मुझे कुछ नहीं लग रहा था। मुझे बस एक अपॉर्चुनिटी इसके अंदर दिख रहा था कि एक एक्टर के नाते, एक भूखा एक्टर जो काम ढूंढ रहा है, उसे एक बड़े प्रोडक्शन हाउस और बड़े डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, यही बड़ी बात है। वो उसमें मतलब मैं कुछ सोच ही नहीं पाया। मैंने कहा मेरे लिए मौका है और इसको अच्छे से कर देना है, तो फिर आगे लाइफ में आप एज एन एक्टर मैं ग्रोथ करता रहूँगा। फिर आपने फ्यूचर अपने एक्टिंग के हिसाब से अपने प्लान किया उस कैरेक्टर के लिए?
मैं एज एन एक्टर बस मैंने कुछ प्लान नहीं किया, मुझे काम आया मैंने काम कर लिया बस। लेकिन लोगों के जब रिएक्शंस आए होंगे, आपने फेस तो किए होंगे। हाँ, रिएक्शंस तो बहुत आए, मतलब अलग। कोई ऐसा इंसिडेंस जो आपको लगता हो कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था या हो गया? दो हैं, अगर मैं वैसे बताऊं तो दो ऐसे हैं। हाँ। एक तो इंस्टाग्राम पे एक भाई का मैसेज आया था बहुत दिन से, तेरी माँ का तेरी बहन का गाली वाली, मतलब बढ़िया से ये बड़ा सा एक मैसेज लिख करके। हाँ। और मतलब भड़ास मैं महसूस कर सकता था। मैंने कहा सर मेरी गलती क्या है, ठीक है। मैंने लिखा सर मेरी गलती क्या है, मैं एक एक्टर हूँ, मुझे कल को जो है अगर भगवान का रोल मिल जाएगा तो मैं भगवान का भी रोल कर लूँगा, मुझे क्या लेना देना इससे। तो फिर लिखा और एक बीप बीप बीप, तुम मिल तो बाहर। मैंने कहा मैं आपसे मिलूंगा ही नहीं, पागल हूँ क्या आप ठोक दोगे मुझे। फिर उनको धीरे धीरे मैंने नेगलेक्ट किया, मैंने ब्लॉक मार दिया। मैंने कहा ये आदमी मेंटली डिस्टर्ब है, क्योंकि इसको मैं कितना हाथ पाँव जोड़ के समझा रहा हूँ कि भाई मैं एक्टर हूँ। आप समझ सकते हैं कि उस बंदे के अंदर उस इंसानियत को लेकर, जो इंसानियत की बात कर, जिस इंसान की बात कर रहा हूँ, जी, उसके अंदर उसके अंदर कितना गुस्सा उसको लेकर के। बहुत मतलब एक बार मैं इधर ही लोखंड वाला में था, मेरे ख्याल से मार्च में फिल्म रिलीज़ हुई थी, तो थोड़े टाइम के बाद की बात है। तो एक ऑफिस में, यहीं पे लोखंड वाला में ऑफिस में एक प्रोड्यूसर है, वो मेरे दोस्त है, तो मैं उनके यहाँ गया था। तो मैं पहले उतर के सीढ़ी से नीचे आ गया, बाहर आके खड़ा था, एक कार लगी हुई थी वहीं पे खड़ा था। 4-5 लड़के आए और वो स्टार्ट होता ना, मतलब कि पहले कुछ थोड़ा सा उंगली करो, फिर ये बोलेगा, फिर पीटेंगे, वो मौका ढूंढ रहे थे। तो पहले मेरे पास आए और तो बहुत बढ़िया एक्टिंग करता है यार, बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत एक्टिंग कर रहा है, ऐसा वैसा बोल करके धीरे धीरे वो मेरे को प्रवोक करना शुरू कर दिया कि यानी वो कसाब को लेके, हाँ मतलब वो ऐसे कर रहे थे कि मतलब कि कुछ कहें और मैं रिएक्शन दूं, उसके बाद वो लोग हाथ साफ करना शुरू करें, मतलब हाँ। मैंने कहा अरे यार आप लोग सीरियसली मतलब भाई एक्टर में भाई क्या है। मैं उनको टाल रहा हूँ। फिर फाइनली जब वो लोग मूड में आ चुके थे, तो तब तक पीछे से 4-5 जो प्रोड्यूसर के दोस्त वगैरह थे वो सब आए वहाँ पे। तो एक भाटिया जी थे, चंदू भाई पटेल प्रोड्यूसर थे जिनसे मैं मिलने गया था, और एक भाटिया जी थे वो भी प्रोड्यूसर थे, टॉम डिक एंड हैरी के प्रोड्यूसर थे वो। अच्छा, ओके। हाँ, तो भाटिया सर पीछे से आए, तो उन्होंने फिर जब उन लोगों ने देखा कि 4-5 लोग मतलब आ गए हैं, तब वो सारे लड़के पीछे हट गए। तो मैं तो शुरुआत में जब फिल्म आई थी तो मतलब चंदन सिनेमा से एक मेरा दोस्त है फिल्म देख रहा था, बोला भाई आना वाना मत, चीर फाड़ देंगे सब। सीधी सी बात है, हिंदुस्तानियों के अंदर वो आतंकवाद को लेकर बहुत बड़ा गुस्सा है, देखिए। और देश की हालात आप आज देख सकते हैं कि एक तो कभी कभी इस तरह के वाक़यात तो होते हैं। हिंदुस्तान हमेशा इन सब चीज़ों से लड़ता रहा है, लड़ता रहेगा, और कोशिश तो है कि आतंकवाद ख़त्म कर दें, लेकिन वो जब जो होना वो तो होगा। तो आज भी हमारे देश में वो स्थिति बनी हुई है कि हम आतंकवाद से आज भी लड़ रहे हैं, आम जिंदगी आज भी उससे इफेक्टेड है, और उनको इतनी परेशानी होती है, इसलिए लोग अपनी ज़िंदगी गंवा रहे हैं। आम पब्लिक के बीच में लोग जाके गोलियां मार रहे हैं, लोगों को उठा के फेंक दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और फिर बाद में यही होता है कि बस हम गलत नहीं है, हम गलत नहीं है। वो बेसिकली वो 26/11 जो फिल्म है वो 2 ही मुद्दे को उठाती है। एक जो असली में इस्लाम है क्या, जो नाना सर समझाते हैं क्लाइमेक्स में, और टेररिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, वो उसके दिमाग में उसका इस्लाम क्या है, जिसमें वो अपने टेररिज्म को या लोगों को मारना कैसे वो जायज़ करता है, बताता है। वो जो थिंकिंग, जो थॉट है ना उन लोगों के अंदर, उस थॉट को वो जो एक 5 मिनट का मोनोलॉग है मेरा, वो उसको दर्शाता है कि भाई ये लोग सोचते क्या अंदर से, इनके दिमाग में चलता क्या है। आपके मन में क्या चल रहा है इस बारे में? आप मतलब उस जिस इस्लाम की हम बात कर रहे हैं अभी, हमारे साथ भी तो हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे रिलेटिव्स ऐसे हैं जो हमारे बीच में हमारे इस्लाम धर्म के लोग हैं, जुड़े हुए हैं, और जन से हमारा रिश्ता रहा है। तो वो ऐसे कौन से इस्लाम धर्म को मानते हैं जो हमें कभी उस तरह की तकलीफ नहीं आती, और वो जिनसे तकलीफ आ रही है, जिनके साथ हमारा तू मैं या गोलीबारी हो रही है, वो किस धर्म को मानते हैं, वो कौन से इस्लाम को मानते हैं? नहीं, वो उनका जो है वो ब्रेन को जो है वो माइंड को सेट किया गया, उस तरीके से उनको शिक्षित किया गया है बचपन से ही। जब वो जहाँ भी शिक्षा ले रहे हैं तो उनके वो जो मौलाना है या जो उनके आका हैं वो उसको उस तरीके से दिमाग को उनको सेट करके, और वो धीरे धीरे जब आप ब्लैंक सीडी में जो भर देंगे ना, वो धीरे धीरे वो बीज जो है एक दिन पेड़ बनेगा और वो फल देगा। तो वो ब्लैंक सीडी में जब भरा जाता है वो थॉट को, तो वो थॉट की वजह से कुछ लोग उस माइंड सेट के, हम सबको तो नहीं बोल सकते हैं, सबको नहीं बोल सकते। नहीं, फिर हम लोग सर्वाइव कैसे कर रहे हैं यहाँ पे? वही मैं जानना चाहता हूँ। हाँ, नहीं सब नहीं है। और आपने
मतलब जो अच्छी बात आपने बताई मुझे कि कुछ एक अलग टाइप के लोग हैं जो इन सब चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। कुछ ही लोग हैं, ज़्यादा नहीं है, कुछ लोग हैं। और उनको लगता है कि दुनिया हमारी मुट्ठी में है और हम जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन दुनिया के लिए गलत है ये चीज़। जी जी, वो तो है। आज आपके सामने देखिए हमारे देश में हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, मैं तो यही कहना चाहूँगा, अगर भैया आप जो टेररिस्ट हैं, अगर वो इस तरीके से किसी भी औरत से पूछेंगे कि हिंदू और मुसलमान करके उसके हस्बैंड को अगर मार दिया जाएगा गोली, तो फिर उसका बदला लेना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। हिंदुस्तान बिल्कुल सही कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो उनका टारगेट पाकिस्तान नहीं है। वो पाकिस्तान के आम लोगों को टारगेट नहीं कर रहे हैं। उनका टारगेट जो है वो जो टेररिस्ट हैं, जो इस तरीके से घुस के मार रहे हैं हम लोग के घर के अंदर, तो वो उसका रिएक्शन है सिर्फ। तो इसमें कोई बुराई नहीं, अपने आप को बचाने के लिए हर आदमी मारेगा। बिकॉज पहलगाम में जो मारे गए जी, उसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, हमारे फॉरेनर भी हैं। तो कोई एक धर्म तो था नहीं, मारे तो उसमें 4-5 लोग गए और कुछ आई थिंक 26 से 28 लोग मारे गए। तो स्पेशली वो हिंदू धर्म को टारगेट बना करके कर रहे हैं। बिल्कुल। तो वापस अगर इस तरह का मौका मिलेगा, किस तरह की फिल्म बने और आपको ऐसा कैरेक्टर प्ले करना पड़े, तो क्या आप फिर से चाहेंगे कोई ऐसा कैरेक्टर प्ले करें, या फिर आप नहीं, क्या है ना कि अगर इंडस्ट्री के हिसाब से, फिल्म के हिसाब से देखेंगे, एज एन एक्टर देखेंगे, तो आपको हम लोग के पास बहुत ऑप्शन नहीं है कि ये नहीं करेंगे या ये करेंगे। जी, है ना, हम उसका एक हिस्सा है, तो इसके बीच में जो आता है वो करना पड़ता है। अब बहुत बार क्या है, एक्टर बहुत लंबा इंतज़ार भी करता है कि मुझे ये काम नहीं करना है, लेकिन इंडस्ट्री और लोग जो है आपको उसी तरीके से अगर देखते हैं, तो आपको घर भी तो चलाना है, यहाँ से सब कुछ देखना है। तो आप मना, हम लोग मतलब वही है, हम लोग ऑप्शन की तरह हैं, एक्टर्स जो है वो ऑप्शन की तरह है। एक को ढूंढो 100 खड़े हैं। तो फिर वहाँ पे आपको जो है वो देखना पड़ता है कि भाई मैं एज एन एक्टर देख रहा हूँ या एज अ ह्यूमन बीइंग कुछ देख रहा हूँ, या फिर मैं अपना पर्सनल कुछ थॉट प्रोसेस लेके काम कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से एक्टर को सिर्फ एक्टर होना चाहिए, ज़्यादा उसको सोचना नहीं चाहिए। जो उसे काम मिले काम करते जाओ, उसमें नहीं दिमाग लगाना चाहिए, क्योंकि एक काम जो है वो दूसरे काम की तरफ ले जाता है, दूसरा काम तीसरे काम की तरफ, और आप ग्रो करते हैं। और जिस दिन आपने मना करना शुरू कर दिया, तो आप धीरे 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 सबसे कट हो जाएंगे और आप आउट हो जाएंगे धीरे से इंडस्ट्री से। अपना कैरियर, अपना सब कुछ है, उसके लिए तो काम करना ही पड़ेगा। काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसको चूज़ किया है, तो आप इसे अलग तो हो नहीं सकते। जो भी सामने आएगा हमें तो एक्सेप्ट करके काम करना बिल्कुल प्ले करना। चलिए, और रिएक्शन क्या है पब्लिक का, एक वो अलग मैटर बनता है। जी जी जी। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स, को ऐसे वाक़यात आप मुझे बताइए जब 26/11 शूट के टाइम आपके साथ ऑन सेट या इस तरह की घटना हुई हो जो यादगार हो। मतलब क्या, एक आदमी आया था, पता नहीं नैनीताल या कहाँ से, तो वो ज़बरदस्ती वैनिटी में आ गए अंदर और वो फ़ोटो लेना चाह रहे थे मेरे साथ। मतलब मैंने कहा मैं भी मेकअप उतार लेता हूँ, फिर आप फ़ोटो लेना। बोलता नहीं यार, उससे क्या करना है, मेकअप उतारने के बाद आप वो थोड़ी ना रहोगे। अच्छा, मतलब वो मुझे आपको कैरेक्टर के साथ फ़ोटो लेना है। तो उस आदमी को मुझमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। या मैंने बाद में ये महसूस किया कि उस फिल्म के बाद कि लोगों को मेरे में कोई खास इंटरेस्ट नहीं, वो जो लुक था ना, उस लुक के साथ वो ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड थे। लोगों का गुस्सा उस कैरेक्टर पे था ना। हाँ, लोग उसके हिसाब से, या जो भी मतलब इन लोगों को जो रिक्वायरमेंट रहा हो, जी जी जी, जो उनको चाहिए होगा, तो वो उसी को देखना चाह रहे हैं। हाँ, उसी को, क्योंकि कसाब जो कैरेक्टर है ना, जो मेरा नाम है संजीव जायसवाल, इससे वो बहुत बड़ा नाम है। जिस दिन संजीव जायसवाल एक कसाब से बड़ा नाम होगा, तब लोग कहेंगे अच्छा संजीव जायसवाल ने कसाब का रोल प्ले किया था। जब तक कसाब बहुत बड़ा नाम है, तब तक वो यही कहा जाएगा कि भैया इस लड़के ने कसाब का रोल प्ले किया था। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बहुत बार क्या, कोई कैरेक्टर इतना बड़ा होता है कि आप ज़िंदगी में उससे ऊपर नहीं जा पाते हैं। और मेरे ख्याल से एक एक्टर को अगर कैरेक्टर के नाम से पुकारा जाए, तो वो भी एक अचीवमेंट ही है कि भाई मुझे उस कैरेक्टर की वजह से ही याद किया जा रहा है। जी, लेकिन हम इसलिए आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि कसाब हमारे लिए एक बैड मैसेज है, बैड मतलब इम्प्रेशन हमारे हिंदुस्तान के ऊपर था। तो हम चाहते हैं कि वो दोबारा कसाब जैसा कुछ ना आए। हाँ, मेरे ख्याल से उससे बचना चाहिए हम लोगों को, कि कहीं ना कहीं वो इमोशनली वापस वही चीज़ आप दिखाते हैं या करते हैं, तो वो घाव को कुरेदता है, तो वो तकलीफ़ होती है। क्योंकि जिसके घर के लोग मर गए होंगे या जिसके लोग, तो वो लोग बेचारे उसको देख करके उनको दिमाग ख़राब होता है। जैसे मैं आपको रियल है, मैं बेंगलोर में इनवाइटेड था एक इवेंट में, तो वहाँ कॉलेज के स्कूल के बहुत सारे बच्चे आए हुए थे। तो वहाँ पे एक गेस्ट और इनवाइटेड थे, 2 हस्बैंड वाइफ थे, मतलब वो लोग दोनों इनवाइटेड थे, विजय लक्ष्मी मैम और उनके हस्बैंड, उनका नाम मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली। ये जो संदीप उन्नी कृष्णन थे,
जो ताज वाले अटैक में मारे गए थे, ये उनके मम्मी पापा हैं। अच्छा अच्छा। अब वहाँ पे मुझे तो बुलाया गया था भाई कि आप एक्टर आए हुए हैं और बच्चे खुश होंगे देख करके। अब जिन्होंने मुझे बुलाया था, शर्मा जी ने, उन्होंने बोला यार मत बोलो, इसके पापा को जो है तकलीफ होगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, वो अंकल, वो उनके फादर यहाँ बैठे हैं, विजय लक्ष्मी मैम यहाँ बैठी हैं, एक डायरेक्टर साहब थे, हम लोग यहाँ बैठे हुए थे। एंड तक मैंने ऐसी बोल उल के मैं आ गया, और एक बार भी हम लोगों ने बताया नहीं कि भाई ये लड़का जो है उसने ये रोल प्ले किया हुआ, क्योंकि उनका इमोशनली बहुत उससे अटैच थे। फाइनल जब सारा पैकअप हो गया, मुझसे मीटिंग करवा दी उनकी, पाँव छुआ मैंने उनको, तो मिलजुल के उनको बहुत अच्छा लगा। यार तो बढ़िया लड़का है। तो बोले साहब एक बात बोलूँ, आप अगर आपको मतलब तकलीफ ना हो तो बोले बताना। तो फिर वो जो शर्मा जी, उन्होंने उनको बताया कि ये जो लड़का है ये इसने 26/11 में कसाब का रोल किया है। तो बोले यार कोई बात नहीं, तो बेचारा अच्छा लड़का है, एक्टर है, इसने रोल तो किया है ना, ये थोड़ी ना मतलब इसका कोई इन्वॉल्वमेंट है उस चीज़ में। बिल्कुल। तो उन्होंने फिर उसके बाद जो है बहुत अच्छे से मुझे मतलब एंटरटेन किया, क्योंकि मैं नॉर्मल लाइफ में एक नॉर्मल इंसान हूँ। मतलब मैं, मेरे अंदर वैसा थोड़ी ना कि AK-47 कहाँ है, वो तो है नहीं। मैं एक नॉर्मल हूँ, बस मैंने एक कैरेक्टर प्ले किया था। उसके बाद भी मैंने और भी कैरेक्टर्स प्ले किए, बट क्या है कि जो ज़्यादा छाप छोड़ जाता है ना ज़िंदगी भर, लोग उसी को बार बार याद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मनोज बाजपेयी ने विकू मात्रे का रोल किया था। अब उससे मेरे ख्याल से आज तक उन्होंने और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स प्ले कर लिए, लेकिन उससे बाहर ऊपर का कुछ ऐसा नहीं आता, मतलब दिखता है कि उस तरीके से याद किया जाए उनको। राइट। नहीं, ये बिल्कुल सही बात बता रहे हैं। आपके जीवन में देखिए कैरेक्टर के लाइफ में आपका जो है एक नाम तो जुड़ा है वो। जी। बट सर मैं बोलूँगा ना कि लोग मुझे बहुत इज्जत से, रिस्पेक्ट से देखते हैं। वो एक आध दो केस ऐसा था जहाँ सन की लोगों से मुलाकात हुई मेरी, नहीं अदरवाइज जो लोग थोड़े भी समझदार है वो मतलब वो देखते हैं कि अच्छा एक लड़का है जिसने एक्टिंग बस परफॉर्मेंस किया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो वो रिस्पेक्ट की नज़र से देखते, पहले गाली लिखेंगे ऊपर से, बोले लेकिन तू अच्छा एक्टर है, लेकिन तेरी माँ का फिर तू अच्छा एक्टर है। लोगों का अपना तरीका है बताने का। देखिए बात बिल्कुल सही, गुस्सा में बता रहे हैं, लोग कैरेक्टर से प्यार नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने हमें बताया वो चीज़ करके जी, वो आदमी ऐसा था, तो आपको लोग लाइक कर रहे हैं, आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। बात बिल्कुल सही है। बड़े मज़े की बात है। देखिए आप यहाँ तक आए हैं, आपकी शुरुआत जो है फिल्म इंडस्ट्री की जर्नी वो कैसे हुई? अब से वैसे बोलूँ तो 2002 या 3 से जो है मैं एक्टिंग में मतलब ट्रेनिंग ले रहा हूँ। पहले जमशेदपुर में था, तो वहाँ पे स्कूलिंग वगैरह करने के बाद वहीं पे थिएटर में काम वाम सीख रहा था थोड़ा थोड़ा। बट मेरे पहले टीचर जो हैं रविकांत मिश्रा जी, तो उन्होंने बोला बेटा तू यहाँ से जो है यहाँ हो नहीं पाएगा कुछ, तो दिल्ली चला जा। तो वहाँ जा कर के थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से समझो है क्या ये। मैं बहुत छोटा था उस समय, तो 18 साल की एज में मैं दिल्ली आ गया था और वहीं पे पढ़ाई कर रहा था और आगे की ट्रेनिंग ले रहा था। तो वहाँ पे मैं अच्छे थिएटर्स NSD के जो प्रोफेसर थे, जैसे VK शर्मा थे, अवतार सानी थे, NK शर्मा थे। NK शर्मा एक्ट वन का एक ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है, तो मैं उनके वहाँ भी कुछ समय तक था। तो वैसे थोड़ा चंक्स में सीख रहा था सबसे, जहाँ जिससे जो ज्ञान मिले सीखते जाओ। बिल्कुल। तो एक अच्छा खासा टाइम वहाँ भी मैंने दिया और फिर मैं मुंबई आ गया। मुंबई में आने के बाद मतलब मेरे को थिएटर में भी क्या है ना कि मुझे लग रहा था कि पता नहीं यहाँ पे कब मैं ये लोग अच्छे से रोल देंगे, कब मैं ऊपर पहुँचूँगा, भगवान जाने कब क्या होगा। तो एक टाइम के बाद मैंने छोड़ दिया उसको, मैंने कहा बस इनफ है। इसके बाद अब मैं इधर मुंबई आया। अब मुंबई आने के बाद मैं ट्राई कर रहा था डेली 2-3 ऑडिशन 4 ऑडिशन मतलब दे रहा था। और उस समय मैं फिल्मों में बिल्कुल ट्राई नहीं करता था, क्योंकि फिल्मों में क्या है कि मैच्योर लुक चाहिए होता है। मैं तब और बच्चा लगता था। अच्छा, आप समझ रहे हैं, मैं छोटा लगता था। तो मैं सीरियल में ट्राई करता था कि सीरियल में चांसेस ज़्यादा है, तो सीरियल में मेरा होता भी था, मतलब थर्ड सेकंड मतलब लीड, सेकंड लीड, थर्ड लीड, फोर्थ लीड या कुछ ऐसा होते रहता था। शॉर्टलिस्ट होता जा रहा था कि ऑडिशन अच्छा देके आता था तो वहाँ मेरे को शॉर्टलिस्ट कर लेते थे। लेकिन बाद में क्या फाइनल उस तरीके से हो नहीं पाता था, मतलब फाइनल में फिर किसी और को ले लिया। तो ऐसे कर करके मैं वहाँ भी परेशान हो गया। मैंने कहा जो मिलता पकड़ लो। अभी बहुत टाइम में किसी और को ले लिया मतलब क्या? मतलब जैसे अगर ऑप्शन में चैनल के पास 3 लोगों को गया, तो सेलेक्ट तो कोई एक लड़का ही होगा ना उसमें से। तो उसमें मेरा होता ही नहीं था। तो शॉर्टलिस्ट तो मैं बहुत ज़्यादा शॉर्टलिस्ट के मामले, ऑडिशन तो मतलब भगवान के आशीर्वाद से ऑडिशन अगर मुझे स्क्रिप्ट मिलती थी तो मैं 4 घंटा कहीं जाता ही नहीं था, मतलब ऑडिशन देने नहीं जाता था, नीचे ही रहता था। नीचे आगे अच्छे से कॉमा बिंदु मात्रा रट्टा मार के उसमें क्या क्या इमोशन सेट करना है, क्या करना, उस पर पूरा काम कर लेता था, मतलब कंप्लीटली फोकस करके अपने काम कि ऑडिशन अगर एक बार गया है, अगर कोई देखे तो उसको लगे कि यार लड़के ने कुछ किया है, भले ले या ना ले। तो उसकी वजह से मतलब शॉर्टलिस्ट तो मैं बहुत अच्छा होता था, फटाफट होता था।
लेकिन वो फाइनल वाले स्टेज पे नहीं जा रहा था, तो बहुत टाइम बीत रहा था। मैंने कहा यार किसी तरीके से एक बार टीवी पे तो देखूं पहले, ये तो बड़े के चक्कर में छोटा भी नहीं आ रहा। नहीं, सही तो फिर मैंने वो एक सीरियल में काम मिला छोटा सा, तो वो जाके मैंने पकड़ लिया और वो करने लगा। फिर वो डेस्टिनी चेंज होना था वहाँ से, किस्मत पलट गई वहाँ से। फिर वो फिल्म मिल गई, बड़ी फिल्म मिल गई। उसके पहले मैंने शैतान नाम की एक फिल्म थी विजय नोम्बियार की, उसमें एक छोटा सा पुलिस इन्फॉर्मर का रोल किया था। साइड प्रोफाइल में, मतलब ऐसे करके दिखता हूँ, आवाज़ से खुद को पहचान किया था आपने? ठीक इसके पहले 2010 या 11 में किया होगा मैंने। मतलब आपका फेस उसमें नहीं आया था? फेस है ऐसे साइड में, साइड प्रोफाइल में है। मतलब अपनी आवाज़ से पसंद मैं इसमें हूँ। हाँ, मतलब ऐसे मैं खड़ा हूँ, उन्होंने कैमरा ऐसे लगाया हुआ और मैं ऐसे खड़ा हूँ, ऐसे नहीं। क्लोज लेने का टाइम ही नहीं था उन लोगों के पास। कुछ लोकेशन का इशू था तो फटाफट करके वो निकल गए। तो ऐसा रहा वो। फिर भी मेरा मानना है कि जो होता अच्छे के लिए होता है। बिल्कुल। कि बहुत ज़्यादा जिसके हिस्से में, यहाँ तो डेस्टिनी वाला एक फैक्टर है फिल्म लाइन में। अगर मेरे हिस्से में कुछ है, मुझे कहीं पहुँचना है, तो वो कोई रोक नहीं सकता है। आप तिनके से स्टार्ट करें, एक सीन कर ले, आधा सीन कर ले, छोटा करे, बड़ा करे, वो खींचता कहीं ना कहीं आपको ले जाएगा। ये तो बेसिकली प्लानिंग क्या है? मेन लीड आपका, मतलब फिल्म अगर आप करना चाहें फ्यूचर में, तो एज ए मेन लीड करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं? कैरेक्टर किस तरह का होना चाहिए? मैंने बोला ना सर, हम लोग कोई नहीं होते डिसाइड करने वाले, हम लोग कुछ नहीं है। जैसे अभी मैंने जितनी फिल्में की हैं अब तक, यहाँ तक, जैसे 26/11 जिसको सब लोग जानते हैं, फिर एक फिल्म किया मैंने किस्सा कोर्ट कचहरी का, राइट, एज अ लीड, मेन हीरो उसके अंदर मैं, ठीक है, पॉजिटिव रोल में पहली बार कोई फिल्म कर रहा हूँ। फिर मैंने इसके पहले देवकी नाम की एक फिल्म किया था, वो साउथ में आई थी, तो उसमें मैंने किडनैपर का रोल प्ले किया था। ठीक है, वो नेगेटिव रोल था। हर तरह का रोल अभी आप कर रहे हैं। फिर अभी मैं एक फिल्म कर रहा हूँ 13 सेकेंड, ठीक है, 13 सेकेंड के अंदर 3 मेन लीड हैं, उसमें एक मैं हूँ। और एक वेब सीरीज़ कर रहा हूँ कन्नड़ा हिंदी 2 लैंग्वेज में, उसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर का रोल है। और वो पुलिस इंस्पेक्टर, मतलब पूरी कहानी एक बंगलों की कहानी है, और वो पूरी कहानी वो पुलिस वाले पे फोकस्ड है, तो मैं कर रहा हूँ। अब लेकिन कोई एक फिल्म है जिसमें फ्रेंड का भी रोल मिल गया, कर लो, क्योंकि आपको सर्कल भी तो बनना ज़रूरी है ना। आप समझ रहे हैं सर, सर्कल भी कहीं आप किसी सर्कल, बड़े सर्कल में आपने उनकी वजह से कुछ थोड़ा सा उनका सुन लिया, उनके हिसाब का एक रोल कर लिया, तो हो सके वो बाद में कुछ बड़ा बना रहे हैं तो कंसिडर कर लेंगे, क्योंकि उन्हें तो मालूम है ना इस लड़के ने ये काम किया हुआ है। तो सर अभी जो मार्केट जिस तरीके से है, मेरे हिसाब से छोटा बड़ा ख़त्म हो चुका है इस टाइम पे। OTT है, वेब सीरीज़ है, और दुनिया भर का काम है, प्लेटफॉर्म बहुत है। आप सीज़न 1 में आपने एक छोटा सा रोल किया, हो सके सीज़न 2 में उनकी कहानी तो आगे बढ़ाना ही है अभी। बिल्कुल। तो वो हो सके उस छोटे वाले को बड़ा करेंगे फिर। तो ये जो इधर में छोटा था वो आगे बड़ा हो गया। मतलब काम कंटिन्यू करना चाहिए, काम करना जरूरी है। डिसाइड आप मत डिसाइड कीजिए, नहीं, आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा यहाँ पे। आप खुद मत डिसाइड कीजिए, काम फोकस कीजिए। अगर थोड़ा भी ढंग का काम है तो चुपचाप उसको पकड़ लेने में भलाई है। आपके अंदर जो टैलेंट है उसको आप निकालते रहिए, काम करते रहिए, उसको उसके अंदर इंप्रूवमेंट आप लेके आइए। जी। बिकॉज काम तो जिसके नसीब में जो है वो तो मिलना ही मिलना बिल्कुल। लेकिन काम होने चाहिए, करते रहना चाहिए, इंपॉर्टेंस वही चीज़। आप जो आज के टेक्नीशियंस है मार्केट में, जो आज के डायरेक्टर्स है, जो आज के लोग हैं, तो जब आप काम कर रहे हैं तो अब आज वाले मार्केट में आपके बारे में लोगों को मालूम है, हाँ इस नाम का एक्टर एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर आप काम ही नहीं कर रहे हैं कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, आप सपनों की दुनिया में घूम रहे हैं, तो जब कोई आपको देख ही नहीं रहा तो आपको कंसिडर करेगा कैसे करेगा? सही तो ये एक मतलब एक्टरों के लिए भी है कि बहुत एक टाइम तक किसी को भी लड़ना चाहिए, फिर जब लगे नहीं मेरे हिसाब से कुछ नहीं जा रहा है, आप भगवान पे छोड़ के आगे बढ़ जाओ, ऊपर वाला डिसाइड कर देगा कहाँ आपको ले जाना है। तो ये एक मेरे ख्याल से मेरा जो ऑब्जर्वेशन है अब तक का इंडस्ट्री का, मेरा यही ऑब्जर्वेशन है कि आप काम करो, बस काम करो। सही बात है। किस्सा कोर्ट कचहरी का कोई इंसिडेंस, उसके बारे में कुछ बताइए। किस्सा कोर्ट कचहरी मतलब वो फिल्म, मुझे जो डायरेक्टर है मैं उनसे मिलता रहता था, तो उन्होंने वो जो मेन लीड में जो दीपक नाम का कैरेक्टर है उसकी कास्टिंग उन्होंने कर ली थी, और वो शूट पे भी शायद कुछ पोर्शन उसके साथ किया था उन्होंने, बट कुछ शायद एक्टर के साथ उनका बॉन्डिंग नहीं बनी या जो भी रहा होगा, तो रिप्लेसमेंट था, तो मैं एंटर किया उसके अंदर। तो अब मेरा क्या है कि मैं ज़्यादा मतलब किसी को परेशान करता नहीं हूँ कि भाई काम है, ठीक है, रोल है, आप पैसा दे रहे हैं, काम करेंगे, बात खत्म। मतलब
फ्री फंड में किसी को आप जब परेशान करेंगे तो आपका काम मिलना आपको कम हो जाएगा। बिल्कुल। तो स्वभाव नेचर वाइज मेरा नेचर ऐसा है कि मैं आराम से बहुत रिलैक्स करके काम करता हूँ। ठीक है, हम्बल होना चाहिए, डाउन टू अर्थ होना ही चाहिए सर। क्या कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा है। अगर डायरेक्टर ने आपको काम दिया है और आप डायरेक्टर का काम कर रहे हैं तो उन्हें भी ज़रूरत है और आपको भी ज़रूरत है। आपके काम के लिए वो पैसा पे कर रहे हैं आपको, ठीक है। तो इसमें कहीं पे भी ईगो, एटीट्यूड कि मैं वो नाटकबाजी नहीं लाना चाहिए, क्योंकि अब आगे भी जब मतलब आगे भी बहुत आगे भी बढ़ जाएंगे तो जितना बड़ा लेवल आपका होगा तो वो डायरेक्टर भी उतना ही बड़ा होगा, वो प्रोड्यूसर भी उतना ही बड़ा होगा, सबका ईगो बहुत हाई होगा। आप ही अकेले नहीं बड़े होंगे उस टाइम पे। तो आपको तो न्यूट्रल होके चलने में ही भलाई है। राइट। और जो नहीं चलता वो धीरे धीरे फिर ये टेंट्रम एक वर्ड आता है जी, टेंट्रम। हाँ जी उसके मतलब क्या है? टेंट्रम मतलब वही आप सीधे सीधे के नाटकबाजी करना, परेशान करना कि मुझे 5 स्टार होटल चाहिए, मुझे ये चाहिए, मेरे साथ 2 लोग ऐसे आएंगे, वो आएंगे। फ्री फंड का मतलब प्रोड्यूसर पर बर्डन देना। अगर जब आप फिल्म साइन कर रहे हैं तो शुरुआत में ही आपको बता देते हैं ना कि भाई हम ये आपको प्रोवाइड कर पाएंगे या ये बजट दे पाएंगे। अगर आपको समझ में आता तो आप एग्री करो, नहीं तो कोई बात नहीं। और फिर आप अगर सेट पे चले गए, जैसे मेनली क्या होता है, कुछ डायरेक्टर्स मेरे दोस्त हैं तो वो बोलते हैं यार कि जब एक्टर 2-3 दिन आता है ना शूटिंग पे तो बहुत अच्छे से रहता है। जब 2-3 दिन शूटिंग हो गई, अब उसकी रिक्वायरमेंट है, बोलेगा यार ये कैसा होटल दिया मेरे को, अच्छा नहीं लग रहा, बढ़ा दो। तब अब प्रोड्यूसर और डायरेक्टर फंस गए उसके अंदर, क्योंकि उनको साइन कर लिया है, एग्रीमेंट भी साइन कर लिया। जब अब 3 से 4 दिन शूटिंग कर लिए तो प्रोडक्शन का पैसा गया ना, अभी 4 दिन लग चुका है, पैसा लग चुका, वो कैरेक्टर रिक्वायर्ड है। अब वो एक्टर जैसा परेशान करे आपको थोड़ा होना पड़ता है। तो एक प्रोड्यूसर है, वो बोले थे मैं 1 करोड़ का बजट लेके चला था और ये सब इन्होंने एक्टरों ने स्टार्ट कर दिया। फिर वो मेरा जो बजट है वो 2-2.5 करोड़ के आसपास चला गया। अननेसेसरी बजट, अननेसेसरी पैसा। क्योंकि मेरे ख्याल से एक्टर को क्लियर होना चाहिए, अगर मेरे प्रोड्यूसर ने, डायरेक्टर ने कहा है कि भाई मैं इतने पैसे पे और ये बजट पे आपके साथ काम करना और ये मैं फैसिलिटी आपको दूंगा, फिर आप उसके ऊपर नहीं मांग सकते हैं। हो गया ना? सही बात। कुछ ऐसे प्रोड्यूसर्स भी है ना जिनको इस परेशानी की वजह से क्या हो रहा है, फिल्में अटक जाती, फिल्म रुक जाती, नहीं बन पाती फिल्में, या तो फिर वो इंडस्ट्री छोड़ देते हैं। मतलब फिर इसका इलाज क्या है, इसका क्या सोल्यूशन क्या है? नहीं सोल्यूशन कुछ नहीं है। आप शुरू से एग्रीमेंट करके आप चलो कि भाई ये है। अगर आप एग्रीमेंट में एक क्लॉज डाल देना चाहिए कि अगर इसके ये जो रिक्वायरमेंट है, अगर इसके बाद आपने शूटिंग के बाद कुछ भी नाटक किया, टेंट्रम दिखाया, तो ये जो 4 दिन मैंने शूट किया आपकी वजह से, जो प्रोडक्शन कॉस्ट गया मेरा 40-50 लाख रुपए, वो मैं आपसे ले लूँगा, आप जाइए। फिर बिल्कुल सही बात है, क्लॉज डालना चाहिए फिर। हाँ, ये क्लॉज डाल देना चाहिए कि अगर आपने ऐसा किया तो पैसे मैं आपसे रिकवर करूँगा। और ये पहले उसको नहीं बताना चाहिए, 4 दिन शूट के बाद जब नाटक शुरू करो तब ये बताना चाहिए, ये मेंशन किया हुआ। आई थिंक सो क्लियर ना। हाँ, क्योंकि तो उनको पता चला ना कि आपका टेंट्रम से बड़ा टेंट्रम इधर भी है। हाँ, क्योंकि मैं एक फिल्म की शूटिंग कर रहा था तो उसमें जो एक एक्टर हैं तो वो बेचारे मतलब थोड़ा सा परेशान कर दिया था उन्होंने, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को। राइट। तो उन्होंने बोला साहब जो करना कीजिए, ये एग्रीमेंट साइन किया है, इसके अंदर ये क्लॉज है, अगर कुछ भी होता पूरी फिल्म का पैसा हम आपसे लेंगे, जहाँ जाना जो करना आप कर लीजिए। इस बहाने प्रोड्यूसर तो सेफ हो सकते हैं। हाँ, ये तो बेचारे फंसे रहते हैं। हाँ, लेकिन दूसरा भी हिस्सा है, कई बार प्रोड्यूसर्स भी ऐसे होते हैं कि वो एक्टरों को परेशान करते, उनका पैसा नहीं बिल्कुल सही। तो ये दोनों तरफ से होना चाहिए, वन साइड नहीं होना चाहिए। क्योंकि सारा जो मेरे हिसाब से जो एग्रीमेंट होता है ना, सब कुछ प्रोड्यूसर के हक में होता है। बिल्कुल, वो ये तो सही बात है। तो अब कैसे बताऊं, बस ये ऐसा है, प्रोड्यूसर है, अगर एक्टर है वो अपनी चीज़ों को समझ ले, प्रोड्यूसर अपनी चीज़ों को समझ ले। उन्होंने कहा भैया मैं तुम्हें 2 रुपये दूंगा इस काम के, आप 2 रुपये उसे ले लो, हाथ जोड़ लो साहब, कुछ काम होगा बताना आगे। ये तरीका ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल सही बात है ये। जी ये होना चाहिए। इससे कम से कम आपकी बात बिल्कुल सही है, कुछ प्रोड्यूसर्स वैसे होते हैं जी। और एग्रीमेंट है कि वो जाहिर सी बात है कि लीगल टीम उनकी होती है, तो सारी चीज़ें फेवर जो है वो उनके तरफ होते हैं, प्रोड्यूसर की तरफ। लेकिन ये भी इम्पोर्टेंस है कि कुछ ऐसे भी ईमानदार प्रोड्यूसर्स हैं जो पहली बार एंट्री करते हैं इंडस्ट्री में कि मुझे फिल्म बनाना है और इसमें आगे फ्यूचर प्लान करते हैं। फिर मानो पड़ा इस तरह कभी कभी बड़े एक्टर ले लेते हैं या कुछ ऐसे एक्टर ले लेते हैं जो उनके कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, तो फिर वो फंस जाते हैं। फिर उनको लगता है कि मैं क्यों इसमें हाथ डाल। अक्सर ये जो नए प्रोड्यूसर्स आते हैं ना, जो पहली बार फिल्म बनाने, उनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि मान लीजिए मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं कोई बिजनेस करता हूँ या मैंने लाइफ में कुछ और काम किया होगा, उसमें मैं सक्सेसफुल हूँ, मैंने बहुत पैसा कमाया, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड एक ईगो रहता है कि यार जब मैं यहाँ सक्सेस कर गया तो ये भी कर लूंगा। राइट, बिल्कुल सही बात है। वो उसमें क्या होता है, जो नया प्रोड्यूसर होता है वो सुनता नहीं है किसी के, तो ये भी गलत है। हाँ, वो अपने दिमाग को चलाता है। लेकिन फिल्म लाइन वाला ऐसा काम है ना कि यहाँ पे सारा जो दिमाग है ना वो फेल हो जाता है नए आदमी का। तो उनको या तो एक्सपर्ट ईपी होना चाहिए। वो भी मतलब किस पे भरोसा करेंगे सर?
तो कोई ना कोई तो ऐसा मिलना जरूरी है, तो सब मिल के लूट लेते, उसके बाद तो दोबारा फिल्म नहीं बनाता है। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। इसलिए कभी कभी क्या होता है ना कि छोटी बजट की फिल्में है ना, वो नहीं बन पाती हैं, वो अटक जाती हैं, बाद में फिर प्रोड्यूसर भी गायब हो जाते हैं, फिल्म अच्छी रखी रह जाती है। मेरे हिसाब से जो प्रोड्यूसर्स आते हैं वो या तो खुद थोड़ा सा अनुभव लें, काम के अंदर घुस के एक्सपीरियंस करें, एज एन ईपी काम करें। बिल्कुल सही बात है। और थोड़ा सा समझे प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, भले 6 महीने का टाइम लग जाए, वो आप खुद को घुस के करो, सीखो उसको, आप तब आपको कंट्रोल में कुछ चीज़ें आएंगी। और दूसरा है कि छोटा से कुछ भी करें, छोटे से शुरुआत करें आप। लेकिन सब आते हैं कि नहीं मारना चाहिए, सीधे 100 करोड़ की फिल्म लेकर के आप सोचते हैं कि मैं 100 करोड़ की फिल्म करूंगा, उसके बाद वो 100 करोड़ रुपए दूसरे ले लेते हैं और आप एक सीडी लेके चले जाते हैं। वही लास्ट में तो वही है ना, यूनिवर्सिटी का हार्ड डिस्क होता है उनके पास। हाँ, एक हार्ड डिस्क होता है 100 करोड़ का, 50 करोड़ का। हाँ, फिल्म पे सेट पे जाने से। तो संजीव जी, बातें तो बहुत सारी हैं करने के लिए, और समय उतना तो होता नहीं जितना हम लोग सोच रहे हैं कि एक बार में सारी बातें खुल के कर लें। और मैंने आपको जस्ट इनवाइट किया है कि फिल्मी चाय का सेट है हमारा ये। फिल्मी चाय, थोड़ी मीठी थोड़ी कड़वी। जी, हमारे लाइफ का भी एक ऐसा ही टेस्ट होता है कि ज़िंदगी में कभी कभी उतार चढ़ाव हमेशा बने रहते हैं। तो कभी मीठापन रहता है, कभी थोड़ा कड़वाहट रहता है, और उसके बीच में हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई जैसे महानगरी में आते हैं। और आपने भी अपना काम शुरू किया मुंबई आकर के, और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप सारी चीज़ों को आप जो अब ऑब्जर्व कर रहे हैं और जो देख रहे हैं, जो फ्यूचर प्लान है आपका, सब आपको मिले, अचीव करें आप। और हमें फिर दोबारा मौका दें इस बारे में आने के लिए कि फिल्में चाहे बड़े सेट पर बैठे और बड़े तरीके से, अलग तरीके से हम आपसे बात करें और कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि लाइफ में इंसान अपने स्ट्रगल को कैसे कैसे करके पार करता है। जी जी। और मंजिल कैसे पाता है। जी जी। तो हमने थोड़ी सी चाय का इंतजाम किया है। जी जी। हम चाहते हैं कि थोड़ा चाय का टेस्ट लिया जाए। ले लेते। चाय का टेस्ट लेते लेते हम लोग बातें करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्लीज़। तो ये हमारा फिल्मी चाय है। जी जी। फिल्मी चाय बिल्कुल फिल्मी है ये। जी। ये भी फिल्मी है और सारी बातें फिल्मी करेंगे, बट थोड़ी सी पर्सनल लाइफ में भी हम जाएंगे। जी। शादी हो गई आपकी? हाँ, शादी हो गई है। तो मतलब कैसा बैक सपोर्ट कैसा है आपका, घर से, परिवार से? नहीं, क्या है ना, मतलब मेरा जो है, जैसे मैं एज एन एक्टर तो काम कर ही रहा हूँ, मेरा एक बिजनेस है अच्छे लेवल पर, फर्नीचर का। अच्छा। शोरूम है, फैक्ट्री है, और बहुत बड़े लेवल पर मेरा बिजनेस है। और हम लोग ये गोरखपुर में है। ओके, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में। जी जी जी। तो एक तो बिजनेस है, तो मेरा वहाँ पे भी कुछ समय जाता है, और वाइफ है, बच्चे हैं, तो सब लोग, कोई वो प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। और बाकी जो है एक्टिंग का जो है काम, वो अपनी जगह है। तो पूरा परिवार का पूरा सपोर्ट है, और सब मिलजुल के सब अच्छा चल रहा है। जो बेसिक लाइफ में चाहिए होता है किसी भी फैमिली को, वो सब कुछ है। इससे ज़्यादा आदमी क्या ले सकता है। बहुत बड़ी एंट्री आपकी बॉलीवुड में हो गई ना। जी जी। इतनी बड़ी फिल्म मिल गई तो फिर बैक सपोर्ट ऐसे ही मिलना था। जी जी। बिकॉज इतनी जल्दी इतनी बड़ी फिल्म मिलती नहीं लोगों को। हाँ, वो तो है, टाइम लगता है। तो वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आप कैसे अपने आप को खड़ा करते हैं, और जब आपको कोई काम मिलता है तो उसको कैसे आप कंटिन्यू फॉलो करते हैं, कैसे कैरी ऑन करते हैं। सो इम्पोर्टेंट पार्ट। जी जी जी। तो आपकी जो मिसेज हैं जी, फुल सपोर्ट कर रही है इंडस्ट्री के लिए आपको? हाँ, शुरू से ही कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैं रोल ही क्या किया हूँ, पहले मैं कसाब बना था, आतंकवादी। हाँ। एक में किडनैपर बना था। हाँ। कोई खतरा ही नहीं है। कहाँ से खतरा होगा? कोई खतरा वाली घंटी आपने बजा रखी है, तो फिर कोई खतरा ही नहीं है फैमिली में। ऐसे ही रोल करते रहो, क्या दिक्कत है? पैसे आने चाहिए घर में। पैसे आने चाहिए। और क्या होता है कि जैसे जो घर में औरतें होती हैं, वाइफ है, तो उनको ये रहता ना कि भाई हीरो है, हीरोइन है, उसमें थोड़ा सा वो रहता है। अब जब आप इस तरीके का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं तो वो टेंशन तो नहीं है। पहली फिल्म में फांसी लगा के मारा, देवकी में मेरे को हावड़ा ब्रिज में गोली मार दी सर पे। बाप रे। मैं वहाँ इनकाउंटर हुआ। उसके बाद फिर जितनी भी फिल्में ये कोर्ट कचहरी गया, उसमें गाड़ी चढ़ा के मार दिया मेरे को। मतलब हर फिल्म में आप अब जो इधर जो फिल्में कर रहा हूँ, वेब सीरीज़ कर रहा हूँ, इसमें नहीं मर रहा हूँ मैं। अच्छा, तो इसमें नहीं मर रहा हूँ। मतलब इधर लगातार 3 फिल्में जो है मेरी, उसमें सब में मतलब मैं मर्डर हो जाता उसके अंदर। तो ये मतलब ठीक है, मैं भी मतलब ऐसा फिल्मी आदमी नहीं हूँ, सिंपल सा हूँ। एक्टिंग करना है, फिल्म करना है, काम किए, अपना धंधा पानी है, बिजनेस है, थोड़ा सा वो किए, बच्चों के साथ टाइम दिए। जो ईश्वर की कृपा से जो यहाँ से मिल जाएगा ठीक है, और नहीं भी मिलेगा वो भी ठीक है। तो वो क्योंकि बहुत सारा कंट्रोल अपने हाथ में है ही नहीं, बिल्कुल
ये लाइन टोटली डेस्टिनी वाला जो है डिपेंडेंसी है। तो आपके हाथ में बहुत कुछ नहीं है, आप मेहनत कर सकते हैं, खूब रगड़ सकते हैं, स्ट्रगल कर सकते हैं। यही है कि इंसान मेहनत करता है तो अगर कोई किस्मत से 100 रुपये पा सकता है तो जो मेहनत कर रहा है वो 30 रुपये तो निकाल ही लेगा। बिल्कुल निकाल लेगा, बिल्कुल। ये है, भले वो 100 तक ना पहुँचे लेकिन उसने अगर वो जेन्युइनली मेहनत कर रहा है, लगा हुआ है, तो 30 रुपये तो निकलेगा। आपने मेहनत की है ना, हाँ, मेहनत का तो तो मिलता ही वो उतना मिलेगा आपको। तो ये मेरा मानना। बाकी ये लाइन टोटल मुझे जो समझ में आया इतने दिन में कि ये डेस्टिनी है टोटल। अगर है आपके हिस्से में तो ठीक है, नहीं है तो आप एक थोड़ा सा ऑप्शन भी बना के चलिए अपने लाइफ में कि बाई चांस अगर 1% आप मान के चलिए नहीं हुआ तो आप कहाँ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ पे मेहनत या स्ट्रगल या जो भी आप कर रहे होंगे, जो समय आप यहाँ गंवा रहे होंगे, वो आपके जवानी का पीक टाइम चल रहा होगा, 20 साल से 40 साल का। बिल्कुल। वो ऊर्जा आप 40 साल के बाद या 50 साल के एज में नहीं ला पाएंगे। जी बिल्कुल। जो दोस्त बूढ़े हो चुके होंगे उन्हें आप जवान नहीं कर पाएंगे, आप खुद को भी जवान नहीं कर पाएंगे। राइट। अगर आपने बहुत सारा चीज़ मिस कर दिया तो वापस आप नहीं ला सकते हैं। नहीं ला सकते। तो मेरे हिसाब से जो मुझे समझ में आया है कि आप जो करना करो, एक टाइम लिमिट तय कर लो कि मुझे इतने टाइम में यहाँ पर खुद को देखना कि मैं क्या ग्रोथ है मेरा, है ना। बिल्कुल बर्बाद होने वाला काम यहाँ करना मुझे नहीं लगता ठीक है, क्योंकि आपके पीछे और भी लोग हैं, माँ बाप हैं, परिवार हैं, उन्हें भी तो लगना चाहिए कि मेरे घर का बच्चा सिर्फ बर्बाद तो कहीं नहीं हो रहा वहाँ पे। तो उसके लिए आप एक थोड़ा पैसा बचाते जाएंगे और धीरे धीरे कुछ दिमाग दौड़ाएंगे तो एक टाइम पे आने के बाद जब 8-10 साल का टाइम बीत चुका होगा तो आप कहीं ना कहीं एक आपके पास एक दूसरा ऑप्शन तैयार होगा कि भाई मेरे पास मैं फिल्मों पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, मेरे पास एक ऑप्शन है जहाँ से मेरे कमाई का पैसा मुझे मिलता है। बैक सपोर्ट एक आपका होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। बैकअप कभी भी आपको छोड़ना नहीं, क्योंकि यहाँ मैं देख रहा हूँ ना क्या प्रॉब्लम है। अभी काम मिल गया बहुत अच्छा, अगर फिर काम नहीं मिला साल 2 साल 3 साल, आप खाओगे कहाँ से? क्योंकि खर्चा तो रुकने वाला है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। रेंट है, पढ़ाई लिखाई है, सब कुछ आपको देखना है, तो वो पैसा आएगा कहाँ से? अगर मिलते जा रहा तब तो वाह वाह है, बाई चांस 1% मानते नहीं मिला, फिर आप कहाँ जाओगे? करेक्ट। तो कुछ लोग हैं जिन्हें रेगुलर काम मिला तो उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, वो ठीक है अपना वो बढ़ रहे हैं। लेकिन जो 90% लोग हैं यहाँ पे जिनके साथ प्रॉब्लम है तो उन्हें कुछ सोचना चाहिए। एकदम पागलों की तरह बस मतलब धृतराष्ट्र बंद करके मत दौड़ो इसके अंदर। लेकिन आपका बैकअप है, आपके पास बिजनेस है। नहीं सर, तो बिजनेस बनाया ना, तुरंत ऐसे थोड़ी ना बन गया। हर किसी के लाइफ में कैसे संभव हो सकता है? नहीं मैं ये कह रहा हूँ, मतलब कुछ ऐसा एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मेरे मतलब बिजनेस मैंने बनाया है तो 1 दिन 2 दिन का वो नतीजा नहीं है कि बिजनेस बन गया। बहुत दिन से मेरे दिमाग में प्लानिंग था कि कुछ करना है, तो करते एक टाइम आया जब वो चीज़ सेट हुआ। अभी तो वैसे ही कोई ज़रूरी नहीं हर आदमी बिजनेस ही कर ले। जिसके पास जो दिमाग है उसके पास कोई ना कोई ईश्वर ने उसके आसपास ऐसा माहौल बनाया ज़रूर होगा कि उसे एक ऑप्शन दिख रहा है, यार ये काम करके मेरा काम हो सकता है। मतलब कोई ना कोई आपके पास बैकअप के लिए ऑप्शन आप हाँ ज़रूर बना के रखना चाहिए। मैं क्या, हम लोग तो कुछ थोड़े छोटे मोटे एक्टर हैं, जो बहुत बड़े बड़े एक्टर हैं, जो ऑलरेडी मतलब पीक पे हैं, इससे ज़्यादा कुछ बॉलीवुड में मिल नहीं सकता है। क्या उनके पास बिजनेस नहीं है ना? सब हर किसी के पास सब कुछ होने के बाद भी अपना बिजनेस सेट किया हुआ है, और जो जहाँ से भी पैसा बनाया जा सकता है हर कोई बना रहा है। तो इसमें कहीं से कोई बुराई नहीं है। आप कुछ ना कुछ करके दिमाग आज से सोचना शुरू करेंगे तो 5 साल के बाद वो रिजल्ट दिखेगा। लेकिन अगर आज भी नहीं सोचेंगे तो वो फिर 5 साल बाद और पागल होने लगा इंसान, अब कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ, क्योंकि सब कुछ जा रहा होगा आपका। बिल्कुल बिल्कुल। और जब तक आप टाइम वेस्टिंग वाली बात हो गई ना कि आप वेट तो करें बट वेट ना करके ये वेस्ट कर रहे हैं, तो बेहतर है कि बैकअप आपका एक हमेशा तैयार सर। बैकअप के साथ मैं तो कहता हूँ कि आप एक्टर बनने आए हो, एक्टिंग के साथ आपके पास सिनेमेटोग्राफी है, राइटिंग है, डायरेक्शन है, काम तो वही है। आप अगर एक्टिंग नहीं भी कर पा रहे हैं, अगर नहीं किसी वजह से उतना काम मिल रहा है, तो उसके साथ ये सारा काम तो उसी से जुड़ा हुआ है। मतलब किसी न किसी पार्ट से आप इंडस्ट्री से जुड़े रहिए, आप टेक्निकली डिपार्टमेंट से जुड़े रहिए। क्योंकि सर अभी मैं साउथ में जब बैंगलोर में था 2017 के टाइम पे फिल्म की शूटिंग चल रही थी, देवकी फिल्म की 2019 में रिलीज हुई थी वो फिल्म। तो मेरा सर्कल जो है बैंगलोर में स्टार्ट हो गया था, मतलब साउथ इंडस्ट्री से हुआ, हैदराबाद तेलुगु इंडस्ट्री से भी है, कन्नड़ा इंडस्ट्री है बैंगलोर में। तो वहाँ मैंने एक देखा जो वहाँ के एक्टर्स हैं वो सब राइटर और डायरेक्टर खुद हैं, जिसमें से बहुत बड़ा आप एग्जांपल देख सकते हैं कांतारा में जो ये डायरेक्टर है रक्षित शेट्टी, जो हीरो भी है, राइटर भी है, डायरेक्टर भी है। बिल्कुल। इनके भाई है ऋषभ शेट्टी और भाई है रक्षित शेट्टी।
ये सब भी 2005 के आसपास इन्होंने मेरे ख्याल से शुरुआत की है, जहाँ तक जानकारी मुझे। और ये सब भी लिखते गए, कुछ फिल्में बनाते गए, किसी में एक्टर रहे भी, किसी में दूसरे को एक्टर लेके काम किया। बट ये इस तरीके से काम करते करते इन्हें भी नहीं मालूम था कि एक टाइम के आने के बाद ये इतने बड़े बन जाएंगे। लेकिन अब जो आदमी सोचता मैं सीधा बड़ा बनूंगा, तो उसके साथ बहुत सारा नियम कानून लागू होता है, बहुत सारा पैसा लगता है, बहुत सारा सपोर्ट चाहिए। वो हमारे जैसे लोगों के पास बिल्कुल नहीं है। तो हमारे जैसे जो नॉर्मल लोग हैं उन्हें क्रिएटिव होना पड़ेगा, उन्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि लोग आपको उस सर्कल में बैठने दे। सिर्फ कास्टिंग डायरेक्टर के दरवाजे पे जाके भीख मांगने से कुछ नहीं होने वाला है। बिल्कुल सही बात। आप जाओ, वो बोलेंगे आप आओ, कल आना, परसों आना, मत आना, इंट्रोडक्शन दे दो, मैं बुलाता हूँ। 6 महीने तक कुछ फ़ोन नहीं आ रहा, साल भर कुछ फ़ोन नहीं आ रहा, तो आप कभी भी उस तरीके से ग्रो नहीं कर सकते हैं। जो चाहिए, अगर आपको लीड करना है तो आपको लीड करने के लिए अपने अंदर कुछ ना कुछ ऐसा पैदा करना पड़ेगा कि सामने वाला बैठा है आपको, मतलब सबसे डिफरेंट क्वालिटी आपकी होनी चाहिए। कुछ तो एक चीज़ ऐसा रखना होगा, चाहे आप डीओपी अच्छा हो या राइटर अच्छे हो, डायरेक्शन में अच्छा हो, क्या है 5 साल जाएगा ना। आप 5 साल वैसे ही स्ट्रगल करके बर्बाद कर दो यहाँ पे एक्टिंग में, काम नहीं मिलता है। 5 साल अगर अपने आपको आपने झोंक दिया किसी एक विधा को सीखने में और उसमें आप सचमुच अच्छा कर रहे हैं, तो आपका सर्कल उसी क्रीम लोगों के साथ उठना बैठना हो जाएगा और आपके अंदर क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी ना। हाँ, आपके अंदर एक टेक्निकल स्किल आ गया ना, जहाँ से आप पैसा जनरेट कर सकते हैं। जनरेट कर सकते हैं और आपके पास एक बेहतर क्वालिटी एक ऑप्शन में है कि आपके पास ये भी है। करेक्ट। अभी सर क्या हुआ, मेरी एक स्क्रिप्ट है, एक बहुत बड़े डायरेक्टर है, अभी उनका नाम नहीं लेना ठीक है ऑन कैमरा, प्लीज़ बताइए। मैं उनसे मिलने गया, मुझे जानते हैं, तो उनको मैंने एक जो फिल्म है स्क्रिप्ट, वो मैंने उनको कहानी सुनाया था, कहानी उन्हें अच्छी लगी थी, तो मैं अपनी स्क्रिप्ट लेके गया। बोले बेटा स्क्रिप्ट ले, अगर मैं पढ़ूंगा मुझे ये पॉइंट समझ में आएगा तो मैं इस पर हम लोग कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने, जब उनसे बात होने लगी, मैंने कहा सर कि मैं लीड करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे मालूम इस तरीके से कोई मुझे जो मैं चाह रहा हूँ कोई मुझे मेरे अलावा कोई बना नहीं सकता है, या एक्सट्रीम लक मेरा साथ दे। बिल्कुल। तो बोले कि तू उन्होंने कहा मुझे ये बहुत बड़े डायरेक्टर हैं और अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, एजेड आदमी है वो। उन्होंने मुझसे कहा बेटा जो इस तरीके से तू अप्रोच कर रहा ना, ये बेस्ट अप्रोच है अगर तुझे आगे बढ़ना है तो। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि और एक जगह एक और ऑफिस में मैं था, तो वहाँ पे भी मैं बाउंड स्क्रिप्ट लेके बैठा हुआ था कि ये स्क्रिप्ट है, मुझे इसमें मैं चाहता हूँ कि फिल्म बने, और उस लायक था भी। उन्होंने भी कहा कि यार तुम ये जो तुम्हारे अंदर जोश है ना कि तुम बाउंड स्क्रिप्ट के साथ आते हो सीधे कि ये फिल्म मैं बनाना चाह रहा हूँ, तो यार ये इतना पहुँचने के लिए भी आदमी में दम तो चाहिए ना पहले। बिल्कुल चाहिए कि तुम अगर एक बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, उनके यहाँ एक तो एंट्री नहीं मिलती है, अगर मुझे एंट्री मिल रहा है वहाँ पे, मैं उनके ऑफिस में बैठ रहा हूँ, बात कर रहा हूँ और वो मुझे एंटरटेन कर रहे हैं, यानी कहीं तो पोटेंशियल है 100%। तो मेरा ये मानना है कि आप किसी के आगे मतलब गिड़गिड़ाने से और अपना समय बर्बाद करने से अच्छा है कि वो जो समय आप दे रहे हो उसमें कुछ अपने अंदर क्रिएटिव चीज़ डेवलप कर लो। राइट। कोई बुराई नहीं है इसके अंदर। अगर आपको आगे बढ़ना, ईमानदारी से आगे बढ़ना है तो। किसी के पास बॉन्डिंग स्क्रिप्ट नहीं हो तो वो कैसे तैयारी करेगा? नहीं, पहले वो कम से कम कहानी तो लिखे। हम कहानी नहीं लिख पाता हो गया किसी के अंदर ये क्वालिटी नहीं तो फिर नहीं तो राइटर ना बने, वो चेक करे ना उसके अंदर क्या टैलेंट है। अब मतलब कोई ज़रूरी नहीं है मैंने बिजनेस कर लिया तो आप फर्नीचर का बिजनेस कर लो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ फर्नीचर का बिजनेस ऐसा नहीं है कि मैं अपने दम पे सिर्फ चला रहा हूँ, पार्टनरशिप में। तो मेरे जो साले साहब हैं उनके पास 40 साल का एक्सपीरियंस है फर्नीचर बिजनेस का, तो एक्सपीरियंस उनका काम कर रहा है और हम लोग दोनों पार्टनर में हैं उसमें। तो कहीं ना कहीं वो जोड़ना तो पड़ता है ना, मैं हर चीज में माहिर कैसे हो सकता हूँ? बिकॉज की टारगेट आपका एक है, वो तो सही बात है, बट वो टारगेट अचीव करने के लिए आपके पास जो चलने की शक्ति चाहिए वो आपको पीछे रखनी, वो हमेशा मतलब बिल्कुल सही बात है। अगर मैं कल को बहुत ज्यादा पैसे भी यहाँ से भी आ रहे हैं ना, तो भी आपके पास जितना बिजनेस बढ़ा सकते हो, चाहे फर्नीचर हो चाहे ऑनलाइन बिजनेस, आप पैसा डालते जाओ वहाँ पे, वो आज नहीं तो कल धीरे धीरे पैसा देगा आपको। तो मेरा पर्सनल जो इतने साल का एक्सपीरियंस है, मेरे यही समझ में आया है कि आप अपने अंदर, आपके साथ अगर मैं मतलब मेरे यहाँ अगर 4-5 बड़े लोग हैं, वो तभी बैठाएंगे जब आप उनके लायक होंगे, नहीं तो बैठने नहीं देंगे। सीधी बात है, बिल्कुल सही बात है। तो आप अपने अंदर वो डेवलप कीजिए, जैसे भी होता वो करना पड़ेगा। पहले अपनी तैयारी, अपने अंदर पोटेंशियल हो, जी, कोई खास क्वालिटी होनी चाहिए, जी, और बैकअप रेडी हो, ताकि कल को अगर 4 दिन आप दौड़ रहे हैं, भूख लगे तो खाना खाने के लिए पैसे तो होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, और चलने के लिए गाड़ी के लिए आपको पेट्रोल या तो फिर आपके पास भाड़ा होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक तो चाहिए। जब तक बेसिक चीजें नहीं है तो आप इंडस्ट्री का सपना देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से फिर वो हो गया कि बिना टारगेट आप गोली चला रहे हैं। हाँ, मतलब फिर अननेसेसरी आप उसके हिसाब से गोली चला रहे हैं और आपको कुछ भी उसके हिसाब से प्लानिंग नहीं है।
बिल्कुल। और कुछ लोग ऐसे हैं, ठीक है, कि कुछ भी करके छोटा मोटा रोल करते करते सरवाइव कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसमें लकली कोई निकल गया तो निकल गया, नहीं तो फिर आप उसी सर्कल में घूमते रह जाएंगे। किसी का लक नहीं काम करता ना, बहुत घूमते रहे, पता नहीं बुढ़े हो जाएंगे। कई लोग हैं जो जवानी में सेम 2 दिन 4 दिन 5 दिन काम करते करते बुढ़े हो गए। जब तक कुछ लैंडमार्क लाइफ में अचीव नहीं करेंगे, कोई इज्जत नहीं देने वाला है, कोई देने वाला नहीं है। तो या तो कोई या तो ऊपर वाला दिला दे तो ठीक है, अगर वो नहीं हो पा रहा, उससे लक वाले फैक्टर काम नहीं करता है, तो जो मेहनत से पाया जा सकता है वो पाया जा सकता है। 30 जो 100 में 30 रुपए का अचीवमेंट है ना, वो मेहनत से यहाँ मिल जाएगा, ये तो मुझे मालूम है। 30% की मेहनत, आप कॉन्फिडेंस लेवल वो है कि आप मेहनत करके पा सकते हैं। हाँ बिल्कुल। वो अगर मेहनत आप कंटिन्यू मेंटेन करते हैं तो 30 से 60 भी तो हो सकता है ना आराम से। अब जैसे सर क्या, एक्टिंग को छोड़ करके मेरे ख्याल से एक्टिंग में भी ना जो कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं, जो मतलब जिन्हें हीरो नहीं बनना है, जिनका चेहरा ऐसा नहीं है कि वो हीरो कभी भी बन सकते हैं, टेढ़े मेढ़े हैं कुछ, वो कहीं ना कहीं उनके लिए थोड़ा सा ऑप्शन ज़्यादा है, रास्ता थोड़ा सा इजी ज़्यादा है, ठीक है। कोई मान लीजिए हाइट थोड़ा छोटा है, कोई मोटा है, कोई हब्शी की तरह सारा दिख रहा है, एंटिक लुक, कुछ एंटिक लुक वाला कोई कैरेक्टर है। मैं उसके एक्टिंग पे नहीं वो बोल रहा हूँ, एक्टर तो सब धीरे धीरे हैं उनके लुक पे, मतलब लेकिन लुक पे जो कास्टिंग होती है तो उसमें थोड़ा सा उनके लिए इजी हो जाता है। और आज प्लेटफॉर्म बहुत सारे बहुत है, तो मुझे तो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, अगर किसी को मेन हीरो बनना है, उसमें स्पेस ही नहीं है, कोई जीरो स्पेस है। आप अपना रास्ता कैसे बनाएंगे हीरो बनने के लिए? खुद ही मेहनत करनी होगी। फिर आप जैसे जो हो सकता है कि कैरेक्टर रोल में बहुत स्ट्रगल है, हीरो तो छोड़ो, आप बाद में बनेंगे, पहले कैरेक्टर रोल तो ले लो आप, वो मिलना मुश्किल है। तो पता प्लानिंग क्या करे इंसान, हीरो का सपना छोड़ दे या फिर उसके लिए कुछ प्लान? हीरो भी सर देखिए, अब एक तो हीरो हैं शाहरुख खान साहब हैं, सलमान खान है, आमिर खान है, ऋतिक रोशन है, एक वो हीरो हैं। दूसरा हीरो होता है कि जैसे मैंने किस्सा कोर्ट कचहरी में एक ड्राइवर का, ऑटो ड्राइवर का रोल किया है, वो भी अपनी ज़िंदगी का हीरो है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एकदम खूबसूरत आदमी हो, मतलब हैंडसम होना कोई ज़रूरी नहीं है, नहीं, कैरेक्टर का वो हीरो। तो जैसे हम लोग नॉर्मल ज़िंदगी में भी देखते हैं कि मान लीजिए भाई साहब हैं, ये अपने घर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं, जिम्मेदारी से अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, यहाँ वहाँ जो भी है, तो उनकी लाइफ के हीरो ये है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो अब मुझे अगर कोई, मैं फिल्म बनाऊंगा इनकी लाइफ में, तो मैं ऐसा आदमी देखूंगा ना हीरो के लिए। अब इनकी जगह मैं ऋतिक रोशन को सेट कर दूंगा तो वो नहीं आया। तो सर नहीं हीरो का भी कैटेगरी अलग अलग है कि आप क्या मतलब उसमें भी ढूंढ रहे हैं। कोई आपके लाइफ में ऐसा मोमेंट, ऐसा क्षण जब आया हो कि मतलब बड़ा दुखदाई हो, बड़ा टेंशन हो, यार जिंदगी में नहीं आना चाहिए था, ये कभी आया है ऐसा? नहीं ऐसा कुछ, हाँ बीच में मतलब वैसा बहुत मेजर कभी मेरे लाइफ में ऐसा कोई भयंकर टेंशन वाला मामला नहीं, मतलब मैं सॉर्ट आउट हूँ शुरू से, मैं क्लियर हूँ। मुझे मान लीजिए कि मतलब मुझे मालूम है वो जो सामने प्रोडक्ट है मुझे वो चाहिए बस। राइट। अब बाकी वैसा ना बहुत डिप्रेशन में जाना, ना बहुत, पढ़ता लिखता रहता हूँ अपना आराम से, अपने दिमाग को, नॉलेज को बढ़ाता रहता हूँ, सोचते मतलब जितना गेन कर पाओ कर लो। और एक एक दिन जो मेरा जा रहा है वो कोई वापस करने वाला है नहीं। राइट। तो वो उसमें जो कुछ भी किया जा सकता है, जैसे बीच में 26/11 के बाद मैं काफ़ी टाइम तक वेट कर रहा था कि मुझे कोई पॉजिटिव रोल मिले, क्योंकि कसाब में बस लकली बन गया था, मेरा कुछ वैसा था नहीं। तो बहुत एक अच्छा खासा ब्रेक उसमें लेना पड़ा। नहीं कोई दे रहा है, वो वही आ जाओ रेप कर लो इस वाले सीन में, आ जाओ कसाब का रोल हम बना रहे हैं, अंडा सेल में कसाब है, एक दिन पहले उस रात की कहानी है, तुम्हें फिर कसाब लेते हैं, तेलुगु में बनाते हैं कसाब तुम्हें, इसमें मैंने कहा यार वो तो हो गया ना, मुझसे नहीं हो पाएगा, रिपीट क्यों करना उसको? सेम मतलब उसमें भी नेगेटिव में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नेगेटिव में भी कुछ आप दूसरा तो दो, आप वही सेम मतलब उस तरह के रोल आपको काफी ऑफर मैं उस समय आए थे, तो लेकिन मैं बिल्कुल करने के मूड में नहीं था, ना मैंने कहा छोड़ दो, तो मैं रुक गया काफ़ी टाइम तक। और उस बीच में मैंने बाकी स्किल्स पे काम शुरू किया अपने, कि जो मेरा टारगेट था अगर ये नहीं तो मैं ये ऐसे करूँगा। वो चीज़ डेवलप करते करते आज कहीं ना कहीं मेरे पास एक दूसरा स्किल है कि ये नहीं है तो मैं ये कर सकता हूँ। किस तरह की कहानी करना चाहते हैं आज के तारीख में? मतलब मुझे लगता है के हिसाब से बात करूँ या तो कंटेंट के हिसाब से? मैं कंटेंट के हिसाब से बताता हूँ। कहानी ऐसी हो जो हो अपने कल्चर से, अपने समाज की कहानी, बट अप्रोच यूनिवर्सल हो उसका। ओके। आप समझ गए कि वो फिल्म अगर कोई दुबई में देखे, कोई जर्मनी में देखे, अमेरिका में देखे, वो कनेक्ट करे उस बात से, कुछ एक वो पॉइंट ऐसा हो कि वो कनेक्ट करे कि नहीं मतलब हर एक, लेकिन हमें बाहर मतलब दूसरे की कहानी को उठाने की ज़रूरत ही नहीं है। अपने आसपास अगर घूम के देखेंगे तो बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हीरो हैं, तो उसके अनुसार कहानी को सेलेक्ट करना है और उसका जो जैसा वो कैरेक्टर है उसके हिसाब से आपको रोल प्ले करना है। हाँ, आपने एक फिल्म की बात की थी जो आप आपने राइटिंग की है और खुद आप उसमें एक्ट करना चाहते हैं। जी। थोड़ा उसके बारे में बताइए, क्या है वो
जैसे अभी तो मैं दो, एक तो सारंडा नाम है टाइटल, तो वो फिल्म तो मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं पाऊँगा सर अभी उसके बारे में, क्योंकि वो अभी वो उनके पास, वो जो डायरेक्टर साहब स्क्रिप्ट उनके पास है, और जब तक वो थोड़ा सा मतलब ग्रीन सिग्नल ना दे तो तब तक थोड़ा वो होल्ड पे ही गया वो एक तरीके। सारंडा का मतलब क्या होता है? सारंडा एक फॉरेस्ट का नाम है। कहाँ पर है ये झारखंड में एक फॉरेस्ट है सारंडा, तो उससे जुड़ी हुई कुछ चीज़ है उसमें? हाँ, फॉरेस्ट की कहानी है, वो जंगल की कहानी है। और दूसरी जो एक फिल्म कर रहा हूँ ये 13 सेकंड, तो 13 सेकंड तो है, ये तो हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं इस टाइम पे, उसके प्री प्रोडक्शन पे काम चल रहा है। तो ये मेरी स्क्रिप्ट है, और इस पे मतलब अभी जब थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे तो मैं बताऊंगा। फिर इसमें मतलब एक मर्डर मिस्ट्री है, एक मर्डर हुआ है और उसके ऊपर पूरी कहानी है कि सॉल्व करने के ऊपर। अच्छा, इसके ऊपर वो कहानी है। कब तक ये अभी शूट चालू है इसका? नहीं, शूट नहीं, अभी प्री प्रोडक्शन के स्टेज पर है, मतलब थोड़ा स्क्रिप्टिंग पे भी काम चल रहा है। फ्लोर पे हाँ, अक्टूबर नवंबर में शायद ये फिल्म चली जाए। और फिर ये तो मेरी वाली जो एक दो, ये क्या है, मैं वैसा राइटर नहीं हूँ, मतलब वो जो कि सबके लिए बैठ के लिखो वो वाला नहीं। कुछ स्क्रिप्ट है जो मैंने लिख के रखा हो मैं बनाऊंगा, मतलब मैं अपने लिए रखा हूँ कि मुझे ये कुछ उस तरीके के डायरेक्टर्स अगर मिल जाएंगे या उस तरीके की टीम मिले तो मैं वहीं करूँगा, बाकी नहीं होगी तो मैं रखा रहूँगा उसको आराम से। बाद में जब कभी लाइफ एंड टाइम अच्छा आएगा तब उसको मैं बनाऊँगा। और बाकी अभी जैसे मतलब कुछ मेरे डायरेक्टर दोस्त हैं बैंगलोर के, साउथ के, तेलुगु में हैं, कन्नड़ा में हैं, उनके साथ टाई अप करके मैं फिल्में कर रहा हूँ। मतलब जो मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ कि खुद से आप कुछ क्रिएट करो, मैं एग्जैक्टली अपने लाइफ में वो इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ। मतलब जो भी प्रोजेक्ट्स मैं अभी कर रहा हूँ इस टाइम पे, मेरे सर्कल के लोग हैं, डायरेक्टर मेरा दोस्त है, कहानी किसी की आ गई, स्क्रिप्ट किसी ने लिख लिया, और सबने मिल करके, हम लोग सब मिल करके उसको बनाना शुरू कर रहे हैं, बना रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने बताई है। और मैं एक बात पूछूंगा आपसे कि आपके लाइफ की जो जर्नी अब तक की है, जी, इंडस्ट्री की जो एक जर्नी आपकी है, और बैकअप में आपका जो बिजनेस है उसकी भी एक अपनी जर्नी है आपकी, यहाँ तक आने के बाद एक सोशल जो मतलब समाज हमारा है उसको किस नज़र से आप देखते हैं, और अभी के सिचुएशन में समाज के बारे में क्या, मतलब आपके ओपिनियन क्या है, क्या राय है आपका? समाज पर्टिकुलर कोई एक पॉइंट पे नहीं बात कर रहा हूँ, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ आपसे। देखिए सर, क्रिएटिव इंसान जो होता है ना, वो तो जो कुछ लेता है वो समाज से ही लेता है। मतलब एज एन एक्टर आप देख लो, एज ए डायरेक्टर देख लो, एज ए राइटर देख लो, किसी भी तरीके से आप काम अगर कर रहे हो इसके अंदर, तो आपका ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब अगर आप डायरेक्टर हैं, अगर आपको कैरेक्टर डिसाइड करना, अगर आपका ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग है, आप लोगों को देखते रहते, तो हो सके राह चलते कोई आदमी दिखे कहीं पे, कुछ उसका हाव भाव पसंद आए, लुक पसंद आ जाए, आप उसको उठा करके कोई कैरेक्टर यहाँ डेवलप कर लो। क्योंकि विज़न तो तभी आएगा ना जब आप खुद देखे होंगे, तब तो आप कोई विज़न बना पाएंगे। जब आपने नहीं देखा तो आप हवा में कहाँ से विज़न क्रिएट करेंगे? बिल्कुल सही। तो एक मतलब जो है वो जो कुछ भी हम लोग ले रहे हैं वो समाज से ही ले रहे हैं, लेकिन जो क्रिएटिव आदमी होता है ना, वो जो कहना चाह रहा है, मान लीजिए मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरा पॉइंट है किसी चीज़ को देखने का, भाई मैं इसको ऐसे देखता हूँ, उसको उस पर रिजिड रहना चाहिए, उसको वो चेंज नहीं करना चाहिए, एक फोकस एक जगह होनी चाहिए। मतलब अब मैंने जैसे मैं कहानी में मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाह रहा हूँ कि मैं इस कहानी से समाज को ये बताना चाहता हूँ। अब अगर 4 लोग आकर के मुझे समझाते यार ये ऐसे थोड़ी ना, तू अपनी वाली चला रहा, मेरे ख्याल से क्रिएटिव आदमी को अपनी वाली चलानी चाहिए, वो उसको वो फिल्म अपने लिए ही बनाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। वो भले देखने वाले समाज के लोग हैं, लेकिन वो बनाता अपने लिए कि वो क्या सोच रहा है, उसने जो आज तक जीवन को देखा है वो उसको निचोड़ करके एक अपना थॉट देना चाहता है, एक विजन देना चाहता है कि ज़िंदगी को इस तरीके से भी देखा जा सकता है। तो वो जो चीज़ है वो आप समाज से लेते हैं और वो समाज को आप देते हैं। कभी कभी प्रॉब्लम्स होते हैं ना कि जैसे आपने बताया, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब छोटे बजट के जब प्रोड्यूसर्स आते हैं, जी, तो उनके अंदर वो ईगो पावर बहुत बड़ा होता है। जी, पैसे भले छोटे होते हैं बट ईगो पावर इतना बड़ा होता है, फिर वो यहाँ भी हो जाता है, स्टोरी किसी की भी है, ये चेंज हो जाना चाहिए। अब शुरुआत में सर आदमी ठीक है, अगर एकदम शुरुआती स्टेज पर है इंसान, और तो बहुत बार थोड़ा सा सबको थोड़ा समझौता करना पड़ता है, लेकिन अगर डायरेक्टर जुनूनी है, सनकी है, तो वो मेरे ख्याल से वो प्रोड्यूसर कुछ नहीं कर सकता है। मतलब नहीं, यानी कि डायरेक्टर का अपना डायरेक्टर का एक स्ट्रांग होना चाहिए। डायरेक्टर मतलब उसको, मतलब मैं तो कभी कभी सोचता हूँ ना, कहीं जाता हूँ तो मतलब मेरे मन में ऐसे ख्याल आता है कि ऐसा पेट्रोल का थोड़ा सा छोटा सा एक डब्बा लेके रखो, बताऊँ, फिर बोले क्या कर लोगे इससे, क्या होगा, से आग लगा दूंगा, ऐसे आग लगा दूंगा मैं उसको समझ में आ जाएगा साला पूरा पागल है ये, इसे पंगा मत लो। तो वो सर डायरेक्टर जो होता है ना, मतलब मैं जो साउथ के मेरे दोस्त हैं, यंग लड़के हैं बिल्कुल, लेकिन उन्हें मैं कितना भी कहता रहता हूँ भाई इसको ऐसा कर ले, क्या सर बताते हैं, वो सुनता ही नहीं है, वो करता वही है जो उसको करना है। फिर
वन विजन है ना उसका, फोकस उसने कर लिया उस पे कि हमको जो हमने सोचा वो सही है। अब 50 लोग बोले उसको चेंज नहीं करना चाहिए। सही बात है ना कि एक आदमी आपको स्टार्ट टू एंड तक देखता है, पूरी कहानी उसके माइंड में होती है। और आप और हम बैठ के बोल देते यार कि नहीं हीरोइन मेरी तरफ से होना चाहिए, हीरो मेरे तरफ से होना चाहिए, इस कैरेक्टर को चेंज करके ये डाल देना चाहिए। पता चला सामने वाले का विजन हम खराब कर देते हैं। थोड़े से पैसे के लिए ना स्टोरी काम की होती ना मेरी चीज काम की होती, बाद में हम उसी को गाली दे रहे होते हैं। तेरी वजह से फिल्म खराब नहीं सर, मेरे ख्याल से डायरेक्टर अगर कन्विंस, जैसे मैं रामू सर के साथ काम किया था जब, तो रामू सर के अंदर क्या है कि कन्विंस इतना स्ट्रांगली कन्विंस कर देते हैं ना आपको। अगर वो दिख रहा है टमाटर सड़ चुका है ना, लेकिन वो इतना स्ट्रांगली कन्विंस कर देंगे कि ये सड़ा हुआ टमाटर क्यों चाहिए इसके अंदर, और आप मान जाओगे। तो जैसे डायरेक्टर के अंदर ये स्ट्रांगली वो कन्विंस कर सकता है, तो प्रोड्यूसर को क्या है कि उसके पास सिर्फ पैसा है, उसके पास उस चीज़ का ज्ञान थोड़ी ना है। सही बात। तो अगर डायरेक्टर उसको अगर समझा सकता है, समझा दिया अच्छे से, तो वो कुछ नहीं करने वाला है। ये पॉइंट आता है बहुत एक्टर्स के साथ आता है जी कि कभी कोई डायरेक्टर उनको रोल समझाते हैं तो उनको कभी कभी क्या होता है, कुछ को ना 2-4 फिल्में कर लेते हैं ना, तो वो फिर अपनी वाली बताना शुरू कर देते हैं। तो वो जो आपने रामू सर के साथ जो आपका एक्सपीरियंस हुआ है, जो आपका समय गुजरा है, कोई ऐसा पॉइंट उसमें रहा है जिसमें कोई सीन को लेकर जब तब डायरेक्टर साहब आपको समझा रहे हो रामू सर कि इसको ऐसा करना, और आपको लगा कि यार इससे बेस्ट ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता? मतलब देखिए, एक तो आप लेजेंडरी डायरेक्टर के साथ जब काम करते हैं ना, तो वो उन्हीं के नहीं, रामू सर ही नहीं, कोई भी डायरेक्टर के साथ जब आप काम करते हैं तो वो डायरेक्टर जो है वो बेचारा प्री प्रोडक्शन से लेकर के टिल रिलीज तक, और प्री प्रोडक्शन में आने से पहले कई सालों तक उस कहानी को लेकर रात दिन वो सोच रहा होता है, उसका दिमाग वहाँ पे चल रहा है। एक एक्टर आता है जिसको एक कैरेक्टर मिला है, सिर्फ एक कैरेक्टर मिला है, अगर मेन लीड भी मिला है तो 10 और कैरेक्टर भी हैं उसके अंदर, लीड अगर वो कर भी रहा तो उसे नॉलेज नहीं है कि यार ये सेंटेंस क्या सोच के लिखा गया, इस आदमी के अंदर क्या विजन। तो ज़्यादा इंटरफेयर एक्टर को नहीं करना चाहिए। पहली बात तो अगर आपको डायरेक्टर पे ट्रस्ट नहीं है तो आप उसके साथ काम मत करो, और अगर ट्रस्ट है तो आंख मूंद लो, ये आदमी जो करेगा ठीक करेगा। तो ये एक एक्टर के अंदर होना चाहिए। और दूसरा क्या है कि जो डायरेक्टर वैसे मजबूत होंगे वो सुनेंगे वैसे भी नहीं, वो आपको चेंज कर देंगे, वो बोलेंगे बिल्कुल। फिर व्हाट इज चेंज, प्रोड्यूसर भी कभी कभी चेंज हो जाते हैं। सब बिल्कुल, वो सही भी है, एक विजन होना चाहिए, एक विजन स्ट्रांगली आप तभी काम कर सकते चाहे फ्लॉप ही बनाओ आप, कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैं कन्विंस हूँ ना कि मैं जो बना रहा हूँ बढ़िया बना रहा हूँ, क्योंकि मैं कन्विंस हूँ, मुझे मालूम है ज़बरदस्त चीज़ बनने वाला, तभी तो मैं इतना उसके ऊपर कहानी लिख रहा हूँ, स्क्रिप्ट लेकर के, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है ना कि ये काम करने वाला है। अगर वो नहीं काम कर दैट्स ओके, लेकिन जब तक आप ही 100% कॉन्फिडेंट नहीं है कुछ नहीं हो सकता। तो ले चाय प्लीज़। ये हमारी फिल्मी चाय है भाई, कमाल है ये। आपकी जर्नी से कोई ऐसा संदेश, कोई इस तरह की बातें जो लोगों का बताना चाहते हो? नहीं, मैंने वो तो बोल दिया सर। जो मेन मैसेज मेरा यही है कि आप मतलब आंख बंद करके मत चलो, दिमाग और आंख दोनों खोल के चलो आप। और साथ में जो है काम तो ज़रूरी है, काम चलता रहे, लेकिन काम के साथ ज़िंदगी भी जीते जाइए आप। ज़िंदगी जीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बच्चे, अगर मेरा फॉर एग्जांपल मानिए कि अगर मेरी बेटी है, अभी 1 साल की है, मैं उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाया तो वो बड़ी हो जाएगी, वो जो उसका बचपने का 1 साल है ना, वो जो उसको वो ज़िंदगी में दोबारा नहीं ला पाऊँगा। तो मेरा जो समझ यही कहता है कि अगर आपके पास बच्चे हैं, माँ बाप है, जब परिवार है, कुछ समय अगर आप दे सकते तो उनके साथ भी आप ज़रूर दीजिए, ताकि आपके भी लाइफ में मेमोरीज बनता चला जाए। नहीं तो सिर्फ एक ही मेमोरीज होगा, मैं वहाँ गया, उसने भगा दिया, ये किया, वो हुआ, और आप भाई साहब एंड में अकेले पड़ जाएंगे। बिल्कुल सही बात। बच्चे का नाम क्या है आपके? ताक्षवी। ताक्षवी माता लक्ष्मी का नाम है। क्या बात है। और बेटे का नाम अव्यन है। ओहो, भगवान विष्णु का नाम है। मतलब चुन करके अपने नाम रखे हैं। आजकल सब चुन के रख रहे हैं, इस चक्कर में क्या होता है, जो साधारण नाम रख देते वो यूनिक हो जा रहा है, और सब यूनिक के चक्कर में साधारण हो गए हैं। करेक्ट। आप जब भी आपको टाइम मिले आप हमारे साथ बैठिए, हमारे साथ बातें कीजिए, बिकॉज हमारे मिलने का सिर्फ एक ही मतलब होता है कि लोगों को हम ये बता पाएँ कि उन्हें कैसे चलना है, और हम कैसे चल रहे थे और कैसे चल के हम यहाँ तक आए हैं। कुछ कठिनाइयाँ या कुछ खूबियाँ जो भी मिली हैं, किस तरह से मिली हैं, हमने उसको कैसे टैकल किया, किस तरह हैंडल किया। आपको लगे इसमें से कुछ समझने के लिए कि हमारी चीज़ों में से कि आपको सपोर्ट मिल सके, आपको सहयोग मिल सके, आप ज़रूर उसको हासिल कीजिए और फॉलो कीजिए अपनी लाइफ में। तो हम यही चाहेंगे कि आप डायरेक्टली ऑडियंस से कुछ बातें कीजिए। नहीं, मैं बस मुझे जो कहना था मैंने कह दिया अभी,
और इसमें से जो कुछ भी आपको अच्छा लगता है या लगता मैंने जेन्युइन बात किया है तो आप उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और अगर लगता है कि सब बकवास है तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो मुझे लगा मैंने आपको कह दिया। और बाकी ये जो अपना चैनल है फिल्मी चाय, इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, तो धीरे धीरे फिल्मी चाय की फैमिली बड़ी हो जाएगी और सबके लिए अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच संजीव जी, थैंक यू वेरी मच।